हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वाले चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे विनिर्माण का अर्थ पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं और उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, और उद्योगों का वर्गीकरण जो किन के आधार पर है, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। और दूसरा टॉपिक है परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश है जो, और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग जिसमें सूती कपड़ा उद्योग है, और आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाली विनिर्माण की विशेषताएं। तो ये सब टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है विनिर्माण का अर्थ। तो इसका अर्थ मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी भी प्रकार के कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु के रूप में बदलना। मतलब कि जो कच्चा माल है, जैसे कोई लकड़ी है, मतलब जो पेड़ है, उनसे हम लोग बेड वगैरह ये सब बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें मूल्यवान हो जाती हैं। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है, खिलौने बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मशीन, औजार और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को ही विनिर्माण कहते हैं, और इसका आशय किसी वस्तु के उत्पादन से है। और अब हम देखते हैं कि विनिर्माण की विशेषताएं क्या होते हैं। तो विनिर्माण वस्तु को हम स्वयं प्रयोग कर सकते हैं और बाजार में भी बेच सकते हैं, और इसमें हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां हैं। मतलब कि इसमें हाथों से भी हम मेहनत करते हैं, जैसे कुछ बनाते हैं, जैसे घड़े वगैरह, वो सब हाथों से ही बनते हैं, और कुछ में तकनीक की ज़रूरत पड़ती है जिसमें मशीनों की आवश्यकता होती है, और इनसे कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। मतलब कि जो कच्चा माल है उसे ज़्यादा से अच्छे से अच्छा बनाते हैं जिससे कि वो ज़्यादा पैसों में बिके। और प्राकृतिक संसाधनों का भी महत्व बढ़ जाता है। जो प्रकृति की वस्तुएं हैं, जैसे कि मिट्टी प्रकृति की है, और पेड़ या लकड़ी, ये सभी प्रकृति के द्वारा ही है, तो इनका महत्व भी बढ़ जाता है। और जो तैयार माल है वो उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो खरीदार होते हैं या जो उनको खरीदते हैं, उनके द्वारा जो हमारे द्वारा माल तैयार होता है उसका यूज़ किया जाता है, और इनका प्रयोग अधिक जटिल वस्तुओं के निर्माण से किया जाता है। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा कठोर उन वस्तुओं से किया जाता है इनका निर्माण। और अब हम देखते हैं कि जो उद्योग है उनकी स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक या फिर उनकी स्थापना कैसे हुई। तो पहले तो जैसे अगर हम किसी उद्योग को स्थापना करेंगे, या फिर किसी उद्योग के लिए हम काम करना चाहते हैं, किसी काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो भौतिक कारक होता है। उसमें क्या होना चाहिए, कच्चे माल का होना चाहिए, कच्चा माल उपलब्ध होना चाहिए, और अनुकूल जलवायु होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, या ऐसे कि नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए। और शक्ति के साधन, कि संसाधन होने चाहिए वहाँ पर, मशीनें वगैरह ये सब होनी चाहिए। और जल की उपलब्धता, अगर जल ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा। तो ये सब उपयोग होना चाहिए जो भौतिक कारक है। अब हम देखते हैं मानवीय कारक, जो मानव का होना चाहिए। तो उसमें श्रम होना चाहिए, और पैसे की जरूरत होती है, पूंजी होनी चाहिए, परिवहन के साधन। अब अगर हम कोई माल बनाएंगे तो उसको इधर से उधर लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए परिवहन के साधन की जरूरत होगी। और दूसरा है बाजार होना चाहिए जहाँ पर हम अपने माल को बेचेंगे। और जो कि पांचवा है वो है सरकारी नीतियाँ, कि सरकार के द्वारा भी होता है ये सब। हमारा टॉपिक है उद्योगों का वर्गीकरण। कि जो उद्योग हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो उनको हम आकार के आधार पर बांट सकते हैं, जिसमें कुटीर या घरेलू उद्योग होता है, जो घर में ही हम लोग काम करते हैं, और छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। तो ये आकार के आधार पर बांटे गए हैं ये दोनों। और जो कच्चे माल के आधार पर है, जैसे कि कृषि के आधारित जो कृषि का माल है उनसे बनता है, और रासायनिक के आधारित जिसमें रासायनिक माल होता है, कच्चा माल। और जो तीसरा है वो है खनिज आधारित और वन आधारित और पशु आधारित, पशुओं से जैसे दूध वगैरह उनकी खाल से ये सब बनता है। और जो उत्पाद के आधारित है, उत्पाद के आधार पर उसमें आधारभूत उद्योग, जैसे कि जिसमें लौह इस्पात होता है, और उपभोक्ता उद्योग जिसमें खान पान वस्त्र ये सब होता है। अब हम देखते हैं जो स्वामित्व के आधार पर है, तो उसमें सार्वजनिक क्षेत्र है, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, इन सब के द्वारा भी उद्योग होता है। अब हम देखते हैं जो आकार के आधार पर, पहले हमने देखा जो हमने ये चारों रख रखे थे, अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। तो अब जैसे जो हमारा पहला टॉपिक था वो था आकार के आधार पर, तो हम इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहला होता है कुटीर या घरेलू उद्योग। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, ये सबसे छोटी है। और इस उद्योग में एक हस्त कलाकार, जो हाथों से बनाते हैं, अपनी कला के आधार पर घर में ही वस्तु बनाते हैं। इसमें घर में ही वस्तु बनाई जाती है, और इसमें जैसे शिल्पकार, मजदूर, और जो कच्चा माल है उनके वहीं का ही स्थानीय, तो उसी का ही उपयोग करते हैं, और निर्माण की गई वस्तुओं को स्थानीय बाजार में बेच देते हैं। कि जो उनके पास का बाजार होता है वहीं पर ही जाकर अपने द्वारा निर्माण की गई वस्तुओं को बेच देते हैं, जैसे कि अचार, मूर्ति, चटाई, ये सब अपने घर में बना लेते हैं। अब जो दूसरा इसमें टॉपिक है वो है छोटे पैमाने के उद्योग। इसमें क्या होता है, इसमें कम पूंजी लगती है, कि इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, और इसमें कम मशीनों की आवश्यकता होती है, और स्थानीय कच्चे माल का ही प्रयोग किया जाता है इसमें भी, और इसमें कम मजदूरों को यूज़ किया जाता है, और इस उद्योग को विकासशील देशों में ज़्यादा किया जाता है, और देशों में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। कि जो ये उद्योग हैं ये विकासशील देशों में ज़्यादा कि रोजगार उपलब्ध कराते हैं,
जिसके उदाहरण है चमड़ा उद्योग, कूलर उद्योग, मतलब ये एक फैक्ट्रियाँ खोल देते हैं और वहाँ पर जाकर लोग काम करते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें बड़े पैमाने के उद्योग। तो इसमें क्या होता है, इसमें अधिक पूंजी लगती है, मतलब ज़्यादा पैसे लगते हैं और अधिक बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है इसमें, और इसमें कच्चे माल का आयात किया जाता है, मतलब जो कच्चा माल होता है उसको खरीदा जाता है। और इसमें अधिक कुशल मजदूर, मतलब कि जो बहुत अच्छे मतलब मजदूर होते हैं उनका ज़रूरत होती है इसमें। और इस उद्योग में जो विकसित देश है, मतलब कि जो बड़े बड़े देश हैं जो विकसित हो गए हैं, उन देशों के विकास के आधार होते हैं, मतलब कि ये उन देशों में ही होता है ये सब वर्क। और इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण लोहा इस्पात उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, मतलब कि वहीं पर ये सब गाड़ियाँ बनती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कच्चे माल के आधार पर। तो इसमें कृषि आधारित है, जो कृषि से बनते हैं। तो इसमें शक्कर, अचार, मसाले, तेल, चाय, कॉफ़ी, वस्त्र, मतलब फलों के रस, ये सब कृषि पर आधारित है। और जो दूसरा है हमारा खनिज आधारित, तो खनिज से हम सीमेंट बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन जो अधात्विक है, और लोहा इस्पात बनाते हैं जो धात्विक है, और तांबा, एल्यूमिनियम ये अलोह है, मतलब कि अधात्विक है। और जो दूसरा है वो है रासायनिक आधारित। तो इसमें पेट्रोल है, नमक है, और लकड़ी है, कोयला, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक, ये सब बनाते हैं। और पशु आधारित, मतलब कि पशुओं से क्या प्राप्त होता है, तो इससे हम लोग बनाते हैं चमड़ा, ऊन, वस्त्र, हाथी का दांत, इससे बनाते हैं। अब जो दूसरा है हमारा वो है वन आधारित। तो इसमें क्या क्या बनाते हैं वन से, उनसे फर्नीचर बनाते हैं, इमारती लकड़ी से, और कागज उद्योग है जैसे कि लकड़ी का बांस, घास। अब हम देखते हैं जो उत्पाद या उत्पादन के आधार पर। तो इसमें क्या होता है, इन उद्योगों में ऐसे सामान का उत्पादन किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि इसमें सिर्फ जो मतलब खरीदार होते हैं उनके लिए ये सामान बनाया जाता है, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, साबुन, कागज। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें आधारभूत उद्योग होता है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योग का आधार है, और इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यह अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो सब भी बनाया जाता है, उसका कच्चा माल प्रदान करता है। और जो दूसरा है वह वस्तु निर्माण या उपभोक्ता उद्योग। तो इसमें क्या होता है, इसमें वह उद्योग है जो उन उत्पादों का निर्माण करता है जिन्हें सीधा उपभोग के तौर पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चाय, रोटी, साबुन, टेलीविज़न आदि। अब हम देखते हैं जो मतलब स्वामित्व के आधार पर, मतलब जो खुद का हो उसके आधार पर हम लोग कौन सा उद्योग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे उद्योग सरकार के द्वारा होते हैं, मतलब कि ये सरकार करती है और सरकार ही इनका प्रबंध करती है। और भारत के बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में हैं, जैसे कि सरकारी भवन, स्कूल, पानी, गैस आदि। तो विकासशील देशों में अधिक होता है ये सब। और जो निजी क्षेत्र है वो ऐसे उद्योगों का मालिक एक ही व्यक्ति या एक ही कंपनी होती है इसमें, मतलब जो सार्वजनिक था उसमें तो सरकार थी और इसमें एक ही व्यक्ति होता है निजी में। और व्यक्ति निजी कंपनी का उद्योग प्रबंध करता है, मतलब कि जो एक व्यक्ति है वही अपनी कंपनी का मतलब उद्योग करता है। और विकसित देशों यानी कि पूंजीवाद देशों में यह व्यवस्था अधिक है, मतलब कि जो बड़े देश है वहाँ पर ये ज़्यादा की जाती है। और भारत में जैसे कि टाटा समूह, बिरला, रिलायंस और इंडस्ट्रीज आदि, और ये कुछ उदाहरण थे। और अब हम देखते हैं जो संयुक्त क्षेत्र है वो क्या है, इसमें कुछ लोग उद्योगों का संचालन सरकार और निजी कंपनियां मिलकर करती है, मतलब सरकार और निजी दोनों मिलकर करती है कंपनियां। तो जैसे कि उदाहरण के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैसे HPCL, मित्तल एनर्जी लिमिटेड साझेदारी। अब जो हमारा दूसरा है उसमें क्या है, उसमें स्वच्छंद उद्योग। तो ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, यह उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों पर किए जाते हैं और ये विशेष प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं और इनमें कम मात्रा में उत्पादन होता है और कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश। तो इसमें क्या होता है, तो ये भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं, इसमें भारी इंजीनियरिंग, धातु पिघलाने, केमिकल उद्योग, वस्त्र उद्योग ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। और इन्हें धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी कहा जाता है और यह इम्पोर्टेंट है। और रोजगार का मतलब अनुपात ऊंचा होता है इसमें, और घटिया प्रकार के घर होते हैं इसमें, और सेवाएं विकसित नहीं होती हैं और प्रदूषण की समस्याएं भी होती हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्रमुख उद्योगों का वितरण। जो प्रमुख उद्योग है उनका क्या वितरण है, तो इसमें लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो पहला है लोहा इस्पात उद्योग। तो इसमें क्या होता है, इसमें लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार होता है, मतलब कि आधार होता है, मतलब जैसे कहीं पर गाड़ियाँ बन रही है तो उसके लिए लोहा जरूरी है, तो ये उसका आधार होता है। तो इसमें क्या होता है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। और यह आधारभूत उद्योग इसलिए है क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए मशीनें और औजार लोहे से ही बनी होती हैं, तो यह लोहा बनाती है इससे। तो इसमें क्या होता है, इसमें भारी उद्योग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भारी भरकम कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है। और लोहा निकालने के लिए लोहा अयस्क को, जो लोहा अयस्क होता है उसको झोंका भट्टियों में कार्बन और चूने पत्थर के साथ पिघलाया जाता है, मतलब जो लोहा अयस्क है उसको कार्बन और जो चूना पत्थर उसके साथ पिघलाया जाता है। और फिर पिघलाने के बाद क्या होता है, जो पिघला हुआ लोहा है वो बाहर निकल कर जब लोहा ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं जो ठंडा हो जाता है। और फिर इसी कच्चे लोहे में जब मैग्नीज मिला
जला दिया जाता है तो उससे इस्पात बन जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो लोहा इस्पात है उसके उद्योग प्रमुख देश कौन कौन से हैं। तो अमेरिका में प्रमुख क्षेत्र हैं जो है पीटर्सबर्ग, शिकागो, इरी, क्विनलैंड, लोरेन। और जो यूरोप में है उसमें ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियस, लक्जेम और नीदरलैंड, सोवियत संघ। जो एशिया में है वो जापान, टोक्यो, नागासाकी। और चीन में है वुहान, भारत और जमशेदपुर, भिलाई, सलेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती। हमारा टॉपिक है सूती वस्त्र उद्योग। तो इसमें क्या होता है, तो इस उद्योग में जो सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। मतलब कि सूती कपड़े का निर्माण होता है इसमें। और भारत में सूती वस्त्र की ज़्यादातर मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में है। मतलब कि भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र बनते हैं। तो क्योंकि इन जगहों पर जो कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कपास ज़्यादा उगाई जाती है इसलिए। और जो हथकरघा क्षेत्र है तो इसमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है। साथ ही यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। मतलब कि जो ज़्यादा कुशल नहीं है उनको रोजगार प्रदान करता है। इस प्रकार के उद्योग में जो पूंजी है उसकी आवश्यकता भी कम होती है। मतलब कि ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। और इसमें जो सूत है उसकी कटाई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। और जो बिजली करघा है उसमें क्या होता है, उसमें कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और जो श्रमिक हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा। और जो उत्पादन है वो भी अधिक होता है। और कारखानों में कपड़ा का बनाने के लिए अधिक पूंजी या ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। और अब हम देखते हैं जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके प्रमुख देश कौन कौन से हैं। तो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में कपास चाहिए होती है। अब इसके कौन कौन से देश हैं, जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, भारत है, चीन है, इंग्लैंड है, अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, सिंगापुर। अब हमारा टॉपिक है जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है। तो ये नवीनतम उद्योग है। इसमें विज्ञान एवं इंजीनियरिंग उत्पाद का निर्माण किया जाता है। और इसमें शोध मतलब कि रिसर्च होती है इसके अंतर्गत। और इसमें श्रमिकों का अधिकांश भाग कुशलता मतलब कि स्किल होती है उनके पास। और अधिकांश काम इसमें कंप्यूटर के और यंत्रों के द्वारा ही होता है। और इन उद्योगों में साफ सुथरे बड़े भवन, कार्यालय या प्रयोगशाला होती है इनके लिए। और इसलिए इन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव भी कहा जाता है। और इन उद्योगों में यंत्र मानव मतलब कि रोबोट भी कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं इनके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सिलिकॉन वैली है। और भारत के बेंगलोर शहर में स्थित सिलिकॉन वैली है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं मतलब कि जो बड़े पैमाने पर होते हैं तो इसमें कौशल का विशिष्टीकरण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आधुनिक उद्योगों में उत्पादन के कारण होते हैं। मतलब जो आधुनिक उद्योग है उनका उत्पादन के कारण होता है। और इसमें प्रत्येक कारीगर को निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करना होता है। मतलब एक व्यक्ति को एक ही कार्य करना होता है। और इसकी लागत अधिक होती है। मतलब इसमें ज़्यादा पैसा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा होती है। जो यंत्रीकरण है इसमें किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। ये तो आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे। और जो निर्माण की प्रक्रिया दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना ही मतलब जो कार्य हैं वो यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। मतलब कि इसमें जो मानव है वो अपना दिमाग नहीं लगाता है। जो मतलब मशीन है वो खुद ही सारा कार्य कर देती है। और मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया। मतलब कि जो मशीन है वो खुद ही सोचती है। और अब इसमें प्रौद्योगिकी बाजार है। तो इसमें आधुनिक उद्योगों में नया तकनीक, ज्ञान, शोध व विकासमान युक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। और इसमें भी निर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना होता है। जो अपशिष्ट है उसको समाप्त करना तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करना है इसके अंतर्गत। अब है संगठनात्मक ढांचा एवं स्थैतिकीकरण। तो इसमें क्या होता है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यह जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र की आवश्यकता होती है। उसमें अधिक कर्मचारी मतलब जो अधिक मजदूर हैं उनका मतलब जो उनका प्रशासनीय अधिकार वर्ग है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और मैंने इसके मतलब पहले के जो 5 चैप्टर हैं वो भी कराए हैं, आप लोग उसकी प्ले लिस्ट चेक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।